हाय दोस्तों, SGS ऑक्सफोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हमारे द्वारा कुछ मैथ की क्लासें शुरू की जा रही हैं जो उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार करके बनाई जा रही हैं। तो जिन छात्रों को उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा यूपी टेट की परीक्षा देनी है और जिन छात्रों का मैथ कमज़ोर है तो वो बच्चे इन वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि गणित का जो सेक्शन है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है यूपी टेट में। गणित के सेक्शन से ही आपकी मार्किंग बनेगी और अच्छी मार्किंग आने पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरा विशेष अनुरोध है कि आप लोग इन मेरे द्वारा बनाई गई या डाली गई वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कि आपकी मैथ पे अच्छी पकड़ बन सके। इसमें आप लोगों को पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है ना, और बिल्कुल जीरो से शुरू कराया जाएगा। तो चलिए आइए अब हम मैथ की जो भी क्लासेज हैं, देखो मैथ के सिलेबस की बात करें तो मैथ का सिलेबस इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था, पॉइंट वाइज पूरा बताया था, जो छूटा हुआ था वो भी बताया था। तो चलिए आइए अब हम सबसे पहले देखो, इसमें पहला बिंदु मैंने बताया था आप लोगों को संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो ये चीजें गणित के सिलेबस में पहले बिंदु में दी हुई हैं। तो सबसे पहले आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को केवल और केवल संख्याओं के बारे में बताना चाहता हूं और केवल संख्या ही पढ़ाई जाएंगी। अब कुछ अभ्यर्थी तो ये सोच रहे होंगे कि सर संख्याएं तो हम जानते हैं, संख्या लिख लेते हैं, संख्याएं हम शब्दों में लिख लेते हैं, अंकों में लिख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जानते हैं तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं एक बार इसको भी थोड़ा देख लें, ठीक है। जो छूटा हुआ है उसको आप देख करके एक बार कंप्लीट कर लें, कोई बात नहीं है। तो देखिए हम आप लोगों को संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। केवल मैं आप लोगों को संख्याओं के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखो इसके बारे में संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सभी पूरा पॉइंट मुझे इससे आगे वाला जो पॉइंट है ये मैं अगली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो देखिए संख्याएं, देखो सबसे पहला प्रश्न है कि संख्याएं क्या होती हैं। जो गणना करने के काम आए वो संख्याएं होती हैं, तो लिख सकते हो आप, यानी संख्याएं क्या होंगी, यानी गणना हेतु प्रतीक, यानी जो गणना हेतु जिनसे गिनती की जा सकती है उनको हम क्या कहेंगे, संख्याएं कहेंगे, ठीक है ना। अब देखो संख्याएं आप लोग जानते होंगे कि संख्याएं कहां से शुरू होती हैं। संख्याएं एक से शुरू होंगी और कहां तक चलेंगी, इन्फिनिटी तक, यानी ये अनंत तक चलेंगी। तो आप देख सकते हो कि ये एक से शुरू होंगी और अनंत तक चलेंगी, ठीक है। संख्याएं, जो भी संख्याएं हैं उनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं ये भी देख लो, ठीक है। लेकिन संख्याओं को पढ़ाने से पहले अब मैं ये जरूर बताऊंगा कि संख्याएं कुछ देखो विशेषताओं के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण किया गया है। संख्याओं का कुछ विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। बेसिक रूप से उस वर्गीकरण की आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कभी एक आधा क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन बन जाता है और पूछ लिया जाता है। जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाते हैं। जोड़ दे दिए जाएंगे, परमेय संख्या कौन सी अपरमेय संख्या है। तो सिंपल सी तरीका में मैं आप लोगों को कुछ विशेषताओं के आधार पर मैं संख्याओं का वर्गीकरण करूंगा। और देखो संख्याओं का वर्गीकरण सबसे पहले ये बताया जाएगा, इन्हीं संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं पढ़ाई जाएंगी आप लोगों को। नंबर 1 वास्तविक
संख्याएं। आप लोगों को बताया जाएगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। फिर दूसरे नंबर पर बताया जाएगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तीसरे पर बताया जाएगा पूर्ण संख्याएं क्या हैं। पूर्ण संख्याएं क्या हैं। नंबर 4 पूर्णांक संख्याएं क्या हैं। पूर्णांक रेखा या फिर पूर्णांक संख्या रेखा क्या है। पूर्णांक संख्या रेखा क्या है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। नंबर 5 आप लोगों को बताया जाएगा अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, इनके बारे में भी बताया जाएगा। नंबर 6 परमेय संख्याओं के बारे में भी बताया जाएगा। परमेय संख्याएं क्या होती हैं। नंबर 7 भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। नंबर 8 अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। और नंबर 9 यानी सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो बेसिक रूप से हम यहाँ 9 बिंदुओं की चर्चा करेंगे और इसके अलावा जो भी होगा वो आपके सामने आएगा। तो चलिए, इतना तो टाइम नहीं है कि हम ज़्यादा तरीके से बात ही आपसे करते रहें। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक के जो बिंदु हैं ये भी बताए जाएंगे, इनके अलावा 2-1 चीज़ और है वो भी बताई जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। नंबर 1 यानी हेडिंग डालेंगे यहाँ वास्तविक संख्याएं क्या हैं, ये बताया जाएगा। तो देखो, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित या ऑब्लिक निरूपित शब्द लिख लेना, या फिर निरूपित या प्रदर्शित किया जा सके। यानी वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए अभी हम बनाते हैं एक नंबर लाइन। तो देखो, ये एक हमारे पास नंबर लाइन है। इसका मिडिल पॉइंट हम मान लेते हैं ये 0 है, ठीक है ना। इसके राइट हैंड की तरफ चलेंगे यानी दाहिनी तरफ चलेंगे तो इधर की जो वैल्यूएशन होगी वो पॉजिटिव होगी, और इसके लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो इधर की जो वैल्यूएशन निकलेगी अंकों की ऋणात्मक होगी, यानी कि माइनस होगी, नेगेटिव होगी। तो देखो, इधर जब हम दूरी चलेंगे तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरीके से कहां तक चलेंगे हम, यहां से अनंत तक। इधर भी अनंत लिख दो। अब देखो, जब हम इधर चलेंगे तो हम यहां लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो हम यहां कह सकते हैं, अब देखो यहां हम कह सकते हैं कि देखो 0 भी मिल रही है। 0 से जो छोटी संख्याएं हैं वो भी यहां प्रदर्शित की जा रही हैं। 0 से जो बड़ी संख्याएं हैं
उनको भी इस नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ऐसी वे सभी संख्याएं धनात्मक हों या ऋणात्मक हों या धनात्मक ऋणात्मक का मध्य का बिंदु हो, हम उसको भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जीरो से सभी बड़ी रे संख्याएं यानी जीरो से सभी बड़ी संख्याएं यानी अनंत तक, और जीरो से सभी छोटी संख्याएं और प्लस जीरो जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं क्या होंगी? वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। इसके और देखो एग्जाम्पल की बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में आपकी में समझ में आएगा। चलो मैं इस यहां से यहां तक एग्जाम्पल देखो, सिंपल सी बात है। देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं यानी प्राकृतिक संख्याएं कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्याओं का उदाहरण है, एग्जाम्पल है प्राकृतिक संख्याएं। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, पहला उदाहरण। नंबर 2, पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं, यानी पूर्ण संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं। अभी मैं थोड़े नाम बता रहा हूं, जब मैं इधर साइड में आप लोगों को प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परमेय संख्याएं, ये सभी संख्याएं पढ़ा दूंगा, तब आप अपने आप ही डिस्कशन करके बता दोगे कि ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं क्यों हैं। इसके अलावा देखो नंबर 3, यानी देखो पूर्ण संख्याएं और देखो परमेय संख्याएं भी इसी में आएंगी। परमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, यानी ये जो ऊपर उदाहरण लिखे हुए हैं, जो यानी उपरोक्त, उपरोक्त का मतलब है जो ऊपर उदाहरण लिखे हुए हैं, उपरोक्त सभी किसके उदाहरण है? उपरोक्त सभी का मतलब है जो ऊपर जो उदाहरण लिखे हुए हैं वास्तविक संख्या को छोड़ करके 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी किसकी हैं? ये वास्तविक संख्याओं के उदाहरण हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली नंबर 1 पे लिखी हुई है ना वास्तविक संख्या, इसके ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, वास्तविक संख्याओं से ही ये सभी बने हुए हैं। ओके, चलिए अब हम बताएंगे आप लोगों को नंबर 2 पे है। देखो नंबर 2 पर पढ़ाएंगे हम आप लोगों को प्राकृतिक संख्याएं। तो चलिए नंबर 2 प्राकृतिक संख्याओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। सभी अभ्यर्थी या सभी छात्र, सभी भाई बंधु से एक विशेष अनुरोध ये है कि वो मेरी वीडियो को देखते समय कृपया कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें और एक अच्छा सा रजिस्टर जरूर बना लें, जिससे कि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और जो मैं राइट कर रहा हूँ उसको आप अपनी उस नोटबुक में राइट डाउन करते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। ओके, तो चलिए अभी मैं बताऊँगा आप लोगों को प्राकृतिक यानी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे तो लिख सकते हैं, यानी वे संख्याएं देखो 1 से इन्फिनिटी अनंत, 1 से अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 से और अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं, यानी ऋणात्मक नहीं, इसमें 2 वर्ड डाले गए हैं। पहले नंबर पे मान लीजिए देखो धनात्मक संख्याएं और 1 से अनंत तक। तो अब यहां पे आइए, देखो पहली बात हम ऋणात्मक नहीं लेंगे, ओनली हम धनात्मक लेंगे। और धनात्मक की वैल्यू कहां तक है? देखो यहां तक है, ये 0 हो रहा है ना, ये एकदम मिडिल पॉइंट है। 0 से इधर चलेंगे तो धनात्मक होगा और 0 से इधर चलेंगे तो ऋणात्मक होगा। तो यहां से देखो, यहां से 0 नहीं लेंगे हम यहां से, यानी 1 से यहां से चलते जाएंगे अनंत तक, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। और इसीलिए मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया था। तो यानी कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्याएं अब तुम्हारी समझ में आ गई होगी।
ठीक है। इसके अलावा देखो इसे किसे, प्राकृतिक संख्या को इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित, कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है, देखो n इज इक्वल टू होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, n4 नेचुरल नंबर, ठीक है, n4 नेचुरल नंबर, ठीक। तो ये है प्राकृतिक संख्याएं। चलिए अब हम बताएंगे आप लोगों को नंबर 3, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, यानी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं। तो देखो पूर्ण संख्याओं की जब हम बात करेंगे तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन है, अगर आप प्राकृतिक संख्याएं जानते हैं तो पूर्ण संख्याएं अपने आप बन गई। यानी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो फिर ये क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। यानी प्राकृतिक संख्याओं में हम लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो यानी शून्य, शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो, शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ठीक, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इसे यानी किसे, पूर्ण संख्या को, इसे होल नंबर को, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो ये होती हैं तुम्हारी पूर्ण संख्याएं। तो देखो पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करेंगे तो W बराबर होगा हमारा, देखो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। यानी ये हमारी क्या निकल के आ गई, प्राकृतिक संख्याएं। अब इनमें जीरो को भी शामिल कर दो तो भैया जीरो तो यहां आएगी ना, क्योंकि सबसे छोटी है जीरो, एक से भी छोटी है जीरो, तो जीरो हम आगे लगाएंगे। यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते हुए क्रम में है, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज जब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में है, तो हम इसे अवरोही क्रम में थोड़ी पीछे थोड़ी लगाएंगे। तो जीरो को भी अब हमने इसमें शामिल कर दिया। यानी वे प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को भी शामिल कर दिया जाएगा तो अब ये क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं बन गई। तो थोड़ी सी कंसेप्ट है यहाँ पे, देखो प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं क्यों कहते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। देखो एक छोटा सा इतिहास है, यानी एक से लेकर के अनंत तक, यानी 1 से लेकर के 9 तक की जो गिनतियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेसिक रूप से ये देखा गया कि आर्यभट्ट के समय से ये गिनतियां बहुत पहले से चली आ रही थी। इनका जो है सीक्वेंस 9 तक ही होता था, लेकिन जैसे ही भारतीय आर्यभट्ट ने इसको जीरो दिया और तुरंत संख्याएं पूर्ण हो गई। उसके अलावा अब संख्याओं को जीरो के सीक्वेंस में रख करके बहुत सारी गिनती बनाई जा सकती हैं। कोई भी नंबर यानी किसी भी प्रकार से किसी भी नंबर की गणना की जा सकती है। इससे पहले जब जीरो की खोज नहीं हुई थी, आर्यभट्ट ने जीरो को नहीं दिया था, तो ये केवल गिनती 9 तक थी। ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसमें 1 से लेकर के, देखो हमारी जो संख्या है उनमें वास्तव में आप लोगों को बताएंगे कितने अंक हैं। हमारी संख्याओं में केवल देखो एक 0 है, एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9, तो कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। काउंट कर लीजिए, देखो 1 से 9 तक तो ये हो गए, एक 0 को भी शामिल कर लो, तो संख्याओं में केवल 10 अंक हैं।
उन 10 अंकों के माध्यम से ही हम सभी प्रकार की वस्तुओं की गणना करके संख्याएं लिख देते हैं। यानी किसी भी संख्या में इन 10 अंकों का ही प्रयोग होता है। अब समझ लीजिए, देखो ये 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं ये आर्यभट्ट के समय से पहले से चली आ रही थी। यानी 9 तक गिनती, 9 से गिनती आगे नहीं बढ़ रही थी, ठीक है ना, 9 से गिनती आगे नहीं बढ़ रही थी, यानी तब तक ये संख्याएं पूर्ण नहीं थी, अपूर्ण थी। लेकिन आर्यभट्ट जी ने जैसे ही इसमें एक जीरो को भी शामिल किया तो सभी संख्याएं जीरो के माध्यम से निरूपित करना शुरू हो गया। जैसे ही शून्य लिखी मिली, आर्यभट्ट जी ने सूर्य को ऐड कर दिया, तुरंत ये संख्याएं अपूर्ण से कैसी हो गई, पूर्ण संख्याएं। तभी से इसका नाम पूर्ण संख्याएं रखा गया है। तो यहां पे आप अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जीरो यानी प्राकृतिक संख्याएं तो पहले से ही थी, लेकिन यानी नंबर आगे नहीं चल रहा था, गिनती संख्याएं आगे नहीं चल रही थी, केवल 1 से 9 तक ही गणना हो पाती थी। जैसे ही आर्यभट्ट जी ने इनको जीरो, प्राकृतिक संख्याओं में एक जीरो और डाल दिया, तुरंत ये पूर्ण हो गई और पूर्ण संख्याएं बन गई। बस प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जोड़ने पर ही ये संख्याएं क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं बन गई। इसीलिए इसका नाम पूर्ण रखा गया। और इनको प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब है बहुत पहले से परंपरागत तरीके से चली आ रही थी। तो बस आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा। देखो इन दोनों में से किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा थोड़ा मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को। तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप लोगों को पूछ लिया जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो बताना है आपको 1। -1 भी आएगा ऑप्शन, -1 मत लगा देना, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जीरो से बड़ी, जीरो से सभी बड़ी संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरे नंबर पर कभी कभी क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो देखो सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या है, कुछ बुकें भी कहती हैं कि अनंत है। अनंत, अरे भाई जिसका अंत नहीं हुआ है तो आप कैसे कह सकते हो कि अनंत है, तो हम कह सकते हैं अस्पष्ट है। ओके, यानी कोई स्पष्ट नहीं है, ये अस्पष्ट है। तो इस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी कभी जनरल भाषा में ये पूछ लिया जाएगा आप लोगों को, देखो कई पॉइंट दे दिए जाएंगे और उनमें पूछा जाएगा कि निम्न में से प्राकृतिक संख्याएं छांटिए, उसमें कोई जीरो दे दिया जाएगा, ठीक है, किसी में माइनस डाल दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी माइनस की और जीरो ये कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। मैंने अभी आपको कहानी क्या सुनाई थी कि यानी परंपरागत तरीके से जीरो से पहले की जो संख्याएं हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, पूर्ण संख्याएं। देखो कभी पूर्ण संख्या से भी क्वेश्चन बन जाता है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या दिखाई दे रही है आप लोगों को, आप बताइए। यहां शून्य दिखाई दे रही है तो शून्य होगी। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या है वो क्या है, इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी का तो अनंत नहीं है, यानी कि हम कह ही नहीं सकते अनंत, जाने कहां पे अनंत होगा। तो हम कह सकते हैं कि साहब ये भी अस्पष्ट है। ओके, तो ये पॉइंट आप लोगों को जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने पड़ेंगे हल्के से। चलिए अब हम बताएंगे आपको, देखो कौन कौन सी टॉपिक हो गए आपके, वास्तविक संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। अब आते हैं हम पूर्णांक संख्या रेखा पर। तो देखिए पूर्णांक संख्या रेखा नंबर 4 पे हम बताएंगे पूर्णांक संख्या रेखाएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्या रेखा, पूर्णांक संख्या रेखाएं, देखो लिख सकते हैं हम यहां पर, यानी
ऐसी संख्या रेखा, ऐसी संख्या रेखा, ऐसी संख्या रेखा जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याओं को प्रदर्शित करें, यानी दोनों प्रकार की संख्याओं को प्रदर्शित करें, तो वे संख्याएं पूर्णांक संख्या रेखा कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक नंबर लाइन बनाई थी, यानी ये जो बनाया इंटीजर, ये इसका जो है मिडिल पॉइंट है, इधर चलेंगे प्लस चलेंगे, इधर चलेंगे भैया प्लस चलेंगे, ओके समझ में आ रहा होगा, और इधर चलेंगे माइनस चलेंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड की तरफ चल रहे हैं हम, ये ऋणात्मक है ये धनात्मक है, तो ये नंबर लाइन ही हमारी क्या कहलाएगी, ये नंबर लाइन ही हमारी इंटीजर्स कहलाएगी। देखो इंग्लिश में बात करें तो ये कहलाएगी तुम्हारी नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, ये इंटीजर्स कहलाएगी। ओके, तो ये हमारी जो है पूर्णांक संख्या है, इसमें कोई ज़्यादा तरीके से खास पॉइंट नहीं बनते हैं कि एग्जाम में पूछ लिए जाएं, ठीक है ना। वास्तविक संख्याएं ही पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ध्यान रख लेना। इसमें धनात्मक दोनों शब्दों को डाला है, देखो एक तो धनात्मक और ऋणात्मक, ये दोनों प्रकार की संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। प्लस जीरो को भी, यानी धनात्मक है तो धनात्मक का मतलब है सभी एक से जीरो से बड़ी, और सभी ऋणात्मक है तो इसका मतलब है जीरो से भी छोटी, तो जीरो कहाँ बच गई, समझ में आई ना बात। तो ये हमारी पूर्णांक संख्या रेखा होगी। चलिए अब हम आप लोगों को देखो परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में बताएंगे। तो देखो परमेय संख्या बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे आप लोगों को, देखो अपरमेय संख्या क्या होती है। नंबर पाँच से पहले यहाँ मैं छठवां वहाँ डला हुआ है, छठवां देख लो, पहले पढ़ाएंगे हम आप लोगों को परमेय संख्या है, प्राइम नंबर नहीं सॉरी रेशनल नंबर, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है रेशनल नंबर। तो देखो परमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होगी, हर बच्चा जानता है, हर बच्चा मैथ को जब भी पढ़ने के प्रयास करता है तो वो परमेय संख्या भी पढ़ता है अपरमेय संख्या भी पढ़ता है। तो यहाँ डेफिनेशन हम लिखेंगे, यानी वे संख्या है जो P अपॉन Q के रूप में, P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है, यानी जहां Q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर मान लीजिए Q बराबर जीरो है, जब हम किसी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी एक अपरिभाषित है, अपरमेय संख्या है, इसलिए परमेय नहीं होगी, ठीक है ना, ये बताएंगे। तो देखो परमेय संख्या यानी P बटे Q के रूप में होनी चाहिए। तो देखो जैसे एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, एग्जाम्पल है जैसे 2/3, 7/8, यानी 5/3, तो यानी सभी भिन्न, आपने भिन्न सुनी होंगी, भिन्न पढ़ी होंगी, सभी प्रकार की जो भिन्न हैं वो इसके उदाहरण होंगे। दूसरे नंबर पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इन्फिनिटी, यानी सभी प्रकार की गिनती, सभी गिनती, यानी आप सभी गिनती कैसी होंगी, परमेय संख्या होंगी, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, बस ये देखना है P अपॉन Q के रूप में होनी चाहिए। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर ये गिनती तो P बटे Q के रूप में नहीं है, तो ये परमेय संख्या कैसे हैं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो प्रत्येक संख्या का
डिनोमिनेटर यानी हर एक होता है। प्रत्येक संख्या का हर यानी एक होता है। अंश ऊपर वाली संख्या कुछ भी हो, लेकिन प्रत्येक संख्या का हर एक होता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मान लीजिए इसके नीचे भी एक मान लो, इसके नीचे भी एक मान लो, इसके नीचे भी एक मान लो, तो इन सभी संख्याओं के नीचे हम एक मान लेते हैं। कभी कभी आप क्वेश्चन करते होंगे, जैसे 3/2 यहाँ पे है और ये भिन्न बराबर में है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे मान लीजिए x, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, एक मान लेते हैं, और फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो एक का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 × 1 = 2x, तो एक माना ना। अब ये कौन से रूप में आ गई, ये बन गई अब हमारी परमेय संख्या। ऐसे ही देखो 8/7 यहाँ तो है, लेकिन यहाँ क्या है, 5 है, या 5 यहाँ चलो मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। अब देखो ये तो गिनती है, जबकि ये p/q के रूप में, तो ये तो परमेय संख्या है। अब आप कहेंगे सर ये तो परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं है। नहीं मित्रों, यहाँ पे ये भी परमेय संख्या है। देखो इसके नीचे, क्योंकि प्रत्येक संख्या का हर एक होता है, बशर्ते वो लिखा हुआ नहीं होता है। एक से ऊपर सभी हर लिखे हुए होते हैं, ये बात भी ध्यान रख लेना। एक से ऊपर सभी हर लिखे हुए होंगे, लेकिन एक लिखा हुआ नहीं होता है। लेकिन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसको मान लेंगे, ठीक है। अब हमने मान लिया, अब बताओ ये p/q के रूप में, तो ये भी तो p/q के रूप में है। क्या अब ये दोनों रेशनल नंबर नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए साहब। तो ये रेशनल नंबर बन गए। अब हम इसको हल कर देंगे। हल कैसे करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर, यानी 8 × 5 यानी 40, 40, 7 × 1 तो क्या करेंगे 7। अब ये क्या निकल के आ गया, परमेय संख्या निकल के आ गई, 40/7 यानी 40/7, तो ये भी तो एक परमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं सभी प्रकार की गिनतियां और सभी प्रकार की भिन्न क्या है, p/q के रूप में है, ये भी एक परमेय संख्या है। चलिए कोई बात नहीं, आइए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे देखिए अपरमेय संख्या की चर्चा। तो चलिए देखो अपरमेय संख्या क्या होती है, जब आपकी समझ में, ये देखो 5वीं हेडिंग है वहां पर, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब आप इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हो, तो देखिए अपरमेय संख्या क्या होती है, यानी वे संख्याएं, लिख सकते हो आप, वे संख्याएं जो p/q के रूप में प्रदर्शित, p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं होती या नहीं लिखी जाती, उन्हें क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए देखो एग्जाम्पल भी हम बता सकते हैं, जैसे √7, तो √7 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। √7 एक अपरमेय संख्या है। √3 अपरमेय संख्या है। √8 अपरमेय संख्या है। √9 अपरमेय संख्या नहीं है, बताएंगे कैसे नहीं है। √36 ये भी अपरमेय संख्या नहीं है, बताएंगे कैसे है, ये परमेय संख्या है दोनों, ठीक है ना। और देखो पाई भी आता है, पाई का मान 180 अंश होता है। इसके अलावा देखो इन्फिनिटी भी आएगा यहाँ पे। तो ये सभी अपरमेय संख्याएं हैं, लेकिन इसमें जो गोला काट रहा हूं मैं, जो सर्कल बना रहा हूं जिन संख्याओं के ऊपर, ये संख्याएं अपरमेय नहीं है, ये परमेय है। ये क्यों है अब हम बताएंगे। अभी मैंने रूट में संख्याएं डाली तो आप समझ गए होंगे सर जी, जितनी भी संख्याएं अंडर रूट में आती हैं तो वो सभी संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं। बस यहाँ पर यही अंतर तो समझाना है आप लोगों को। देखो दोस्तों ये √9 है, जब हम √9 को फैक्टर करेंगे तो ये क्या होगा, 3 × 3 हो जाएगा। √3 × 3 √3 पे हो जाएगा स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3। अब बताइए इसको सॉल्व करने के बाद तो 3 आ रहा है,
ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के बाद 3 आ रहा है, और 3 कैसी संख्या है? परमेय संख्या। अब बताओ ये परमेय तो नहीं, अपरमेय तो नहीं है, ये परमेय संख्या है। ऐसे ही 36 है, 36 को जब हम लेंगे तो देखो 6 × 6, इसके भी फैक्टर कर लेंगे। ये क्या बचेगा? √6 पे स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 कैसी संख्या है? परमेय संख्या है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो, देखो अब यहां पे दिक्कत आएगी। उन्होंने कही तो सर जी कैसे पहचान करें? यानी वे संख्याएं, या नोट में डाल देना, यानी वे संख्याएं जो अंडर से बाहर नहीं निकल सकती, यानी वे संख्याएं जो अंडर से बाहर नहीं निकल सकती, कैसी संख्याएं होंगी? अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी, अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो ये थी मित्रों अपरमेय संख्याओं की पहचान। तो बेसिक देखें हम यहाँ पे 5 पॉइंट हो गया, 6वां हो गया। अब देखते हैं हम भाज्य संख्याएं। तो चलिए एक और हेडिंग डालते हैं हम, भाज्य संख्याएं। यहाँ पर देखेंगे नंबर 7 है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं, डिवाइड नंबर, यानी भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ओके, तो देखो हम यहां डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। यानी वे संख्याएं, लिखेंगे वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हों। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें एक का भाग जाता हो। अब देखो एक का भाग तो प्रत्येक संख्या में चला जाता है, तो कोई जनरल सी बात नहीं है। और वो स्वयं से भी विभक्त होती हो तो सब स्वयं से भी भाग अपने आप चला जाएगा। लेकिन एक का भाग चला जाए और अपने आप स्वयं से भी भाग चला जाए, इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाए, उसमें पूर्ण रूप से अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। साहब एग्जाम्पल से समझाइए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मेरे दोस्तों एग्जाम्पल से भी समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं आप लोगों को 8, ठीक है भैया। 8 क्या है? देखो 8 में पहले हम 1 का भाग देंगे तो साहब 1 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। देखो 2 का भाग देंगे, 2 से भी भाग चला जाएगा इसमें, 2 चौके 8। और देखो 4 का भाग देंगे, 4 से भी विभक्त हो जाएगी, 4 दूनी 8। अब देखो 4 के अलावा 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा जी, 8 का भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एक तो प्रत्येक, ये क्या कहा गया है? वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से, तो एक तो ये है, एक से तो भाग जा ही रहा है। इसके अलावा स्वयं 8 है, तो स्वयं से भी भाग जा रहा है इसमें। इनके अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, उत्तर पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, उत्तर पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 से और 4 से भी इनमें भाग जा रहा है, इसलिए 8 कैसी संख्या है? एक भाज्य संख्या है जी। ये समझ में नहीं आया, दूसरा बताइए। चलिए दूसरा बताएंगे। अभी देखो हम 25 की बात करते हैं। 25, तो सबसे पहले हम 25 में 1 का भाग देंगे, 1 पंजे 25 जी, 25 का चला गया। अब हम देंगे देखो 25 का भाग देंगे, 25 एकन 25, 25 का एक बार चला गया भाग 25 में, तो 1 से भी भाग चला गया और 25 से भी भाग चला गया। इसके अलावा और बताइए आप, 25
में भाग यानी 25 में भाग किसका जाएगा, जिससे संख्या पूर्णतः आएगी, यानी 55 25, तो जी 5 का भी भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे ये कैसी संख्या हुई, देखो 1 से भी भाग जा रहा है और स्वयं से भी जा रहा है। इनके अलावा 5 एक अतिरिक्त संख्या हो गई, नहीं हुई। जब ये 5 अतिरिक्त संख्या है तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक भाज्य संख्या है। चलिए ये समझ में आ गया। अब हमें समझाइए, अब और ढंग से समझने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में भी समझना होगा, तब इन दोनों को समझ लेंगे, उसके बाद में समझ में आएगा। तो चलिए आइए अब हम अभाज्य संख्याओं के बारे में भी बताएंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, चलिए अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हो, यानी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हो। यानी यहां पर ध्यान दो, किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हो। बस ये नहीं वाला शब्द है ना, यही इसके जस्ट अपोजिट कर रहा है इसको। यानी एक से भाग चला जाएगा और जो संख्या है उससे भी भाग चला जाएगा, लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना, भाग तो चला जाएगा। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें डिवाइड ना हो, डिवाइड तो होगा फिर पॉइंटों में उत्तर आएगा, लेकिन पॉइंटों में उत्तर आने के बाद वो संख्या भाज्य संख्या नहीं होगी, वो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। जी एग्जाम्पल से समझाएंगे, इधर ध्यान दीजिए। देखिए चलिए यहाँ पे देखो, जैसे मान लेते हैं हम 3 ले लेते हैं। तो देखो 3 में सबसे पहले हम 1 का भाग देंगे, 1 तिया 3 चला गया जी। इसमें 3 में भाग देंगे, 3 1 3 चला गया। आप 3 और 1 के अलावा अब मुझे बताइए, क्या आपको ऐसी कोई भी संख्या दिखाई दे रही है जो 1 और 3 के अतिरिक्त जा रहा हो यहाँ पे भाग? चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ तो और किसी से पूरा भाग नहीं जा रहा है। चलो इसमें 2 का देख लेते हैं। तो देखो 2 की जब हम बात करेंगे तो सिंपल सी बात है प्यारे दोस्तों। देखो 1 का भाग 1 दूआ 2 यानी 2 बार चला गया। नंबर 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 1 बार चला गया। ठीक है, लेकिन 2 में 1 और 2 के अलावा 3 4 5 6 7 8 यानी एंड सो एंड कहीं तक इनमें से और किसी में भाग नहीं जाएगा किसी का। तो इसलिए ये कैसी संख्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या है। चलिए हम 5 की बात करेंगे। तो 5 की बात करेंगे तो यानी 5 है, 5 में देखो 1 का चला जाएगा और किसका चला जाएगा, देखो एक 5 का जाएगा और इसमें किसी का नहीं जाएगा। ऐसे ही 7 है, 7 की बात करते हैं। 7 भी कैसा है, 7 भी ऐसा ही है, देखो 1 का चला जाएगा, 7 का चला जाएगा। चलिए इसके अलावा और क्या क्या है, देखो 7 के अलावा 8 में चला जाएगा, 8 में देखो 2 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा। अभी हम 9 की बात करेंगे तो 9 में 1 का चला जाएगा और 9 में 9 का चला जाएगा और उसके अलावा 3 का भी चला जाएगा। तो 9 तो भाज्य संख्या हो गई। चलो 10 की बात करेंगे, 10 में 1 का चला जाएगा, 10 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा। इसलिए 11, चलिए 11 की बात करेंगे तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि 1 से लेकर के 100 तक की ऐसी अभाज्य संख्याएं लिखिए। ऐसी अभाज्य संख्याएं लिखो। ये छोटा सा आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है ना, ये छोटा सा होमवर्क है। अब आप लोगों को देखनी पड़ेगी, उनमें जैसे 11 है, 13 है, 13 के अलावा 14, 15, 16, 17 है, 17 के अलावा एक 19 आएगा, 19 के अलावा 21 आएगा। तो ये ऐसी संख्याएं जिनमें 21 नहीं आएगा, 21 के अलावा 23 आएगा, क्योंकि 21 में 21 का भाग चला जाएगा, 1 का भाग चला जाएगा, 1 का तो प्रत्येक संख्या में जाएगा और स्वयं का भी प्रत्येक संख्या में चला जाएगा। इनके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, जी 21 7 और 3 से विभक्त हो रही है, 3 7 21 7 3 21।
ठीक है ना। तो 21 कैसी संख्या है? हाँ, एक 23 ऐसी संख्या है जिसमें अपना जाएगा और फिर 1 का भाग जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। अब बात करते हैं, देखो भाज्य संख्याएं भी पढ़ ली आपने, अभाज्य संख्याएं भी पढ़ी, लेकिन इसके बाद में अब हमें सहभाज्य संख्याएं भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो देखिए सहभाज्य संख्या, हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर मैं कराऊंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं हल्का सा कराऊंगा आप लोगों को। देखो थोड़े से मैंने जैसे ये पॉइंटों के बारे में बताया था, थोड़े कुछ बिंदु हैं। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपके लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यहाँ पूछी जाएगी आप लोगों को सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि साहब सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 1 है ना, है, जब 1 है तो फिर प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 होगी। तो एक ही संख्या दो रूपों में कैसे प्रदर्शित की जा सकती है? ठीक है ना। तो 1 नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये संख्या है 2। देखो कहां से शुरू करते हैं हम, 1 से शुरू करेंगे, 1 2, तो 2 अभी मैंने बताया था 1 नहीं है, आंसर आएगा इसका 2। ठीक है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। वहीं हम यहाँ क्वेश्चन एक और बन जाएगा, ये भी पूछ सकता है सबसे छोटी की जगह यहाँ बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? अस्पष्ट होगी। अनंत तक बहुत सारी संख्याएं निकलेंगी, ठीक है ना, अनंत तक बहुत सारी संख्याएं निकलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं कैसी हैं? अस्पष्ट हैं। तो ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अस्पष्ट है। इसके अलावा एक लास्ट बिंदु और रहा है, ये है हमारा सह अभाज्य संख्याएं। चलिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, चलते हैं। सहअभाज्य इन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं या वे अभाज्य संख्याओं के जोड़े, वे मान लिखो यहां पर उन, वेरी गुड, उन अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनका मासा इंग्लिश में हायर कॉमन फैक्टर HCF 1 हो, यानी उन अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनका मासा 1 होगा उनको हम क्या कहेंगे? उन अभाज्य संख्याओं के जोड़ों को हम कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं। देखो दोनों शब्दों को पकड़ लीजिए। अभाज्य संख्याएं मैंने अभी क्या बताई थी? जिनमें केवल 1 या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाए, ठीक है ना। और सह माने क्या होता है? साथ साथ रखी हुई, यानी ऐसी अभाज्य संख्याएं जो साथ साथ रखी हुई हो, ठीक है ना, ऐसी अभाज्य संख्याएं जो साथ साथ रखी हुई हो, तो उन जोड़ों को हम क्या कहेंगे? उन जोड़ों को हम कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझने की आदत है तो मैं एग्जाम्पल से समझाएंगे। देखिए जैसे 2 और 3, इन दोनों का मासा जब भी हम निकालेंगे, इन दोनों का मासा क्या आएगा? इन दोनों का मासा जी 1 आएगा, इसलिए ये कैसा जोड़ा है? सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। जैसे 3 और 5, इनका मासा क्या आएगा? इनका मासा भी 1 आएगा। इनका मासा देखो ऐसे ही 5 और 7, इनका मासा क्या आएगा जी? इनका मासा भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं ये सभी प्रकार की अभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं, ठीक है ना। अब आप बताएंगे देखो मासा कैसे आएगा, ये देख लो। जैसे 3 और 5 का मासा निकालना है तो 3 का भाग दो 5 में, 3 एकम 3, चलिए कितना बचा? 2, 2 का भाग दो 3 में, यह हलंक में ये विधि में बताऊंगा आपको। 2 एकम 2, क्या बचा? 1, 1 का भाग दो 2 में, तो 2 एकम 2, अब कुछ नहीं बचा, तो मासा क्या आ गया? 1। इस तरीके से मासा निकालना मैं सिखाऊंगा, जब जरूरत होगी, आप लोगों का चैप्टर चालू होगा लासा मासा, तो मैं उसमें बताऊंगा कि मासा कैसे गुणनखंड विधि से निकाला जाता है, कैसे मासा लासा डिवाइड विधि से निकाला जाता है। तो ये सारी क्लासेस देखते रहिए, उसके अलावा मैं ये चीज़ करता रहूँगा। तो आज की जो संख्याएं हैं इनके बारे में मैंने डिटेल से चर्चा की है, ठीक है ना। अभी देखो कुछ फॉर्मेट और रहा है, देखो कुछ फॉर्मेट और रहा है,
मैं उसको अगली क्लास में आप लोगों को डालने का प्रयास करूंगा, क्योंकि संख्याएं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आपसे मेरा एक विशेष अनुरोध है कि इसको अपने दोस्तों को